काशी, बनारस या वाराणसी, कुछ भी कहिए, इस प्राचीन शहर की पहचान इसके घाटों और गलियों में बसी है। एक और भी चीज है और वो है बनारसी साड़ियां। बीच में चला है। इसकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी दीदी साड़ी बनाने में आज की डेट में 40+ लेबर आ जाएगी। 40,000 रुपए लेबर गिरती है इसकी। ये कड़ुआ काम होता है कि 3 लोग बनाते हैं, एक बैठता इधर से, एक बैठता इधर से। घर घर, गांव गांव में बनने वाली सिल्क की साड़ियां आज भी बनारस की आन बान शान कही जाती हैं। ये 3,000 आपकी 3 साड़ी। न सिर्फ खरीदने वालों के लिए बल्कि बनाने वालों के लिए भी। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ रहा है, साड़ियों में मार्जिन बढ़ रहा है, क्या फर्क क्या हुआ है? नहीं, देखिए, रोजगार तो हमारी आधुनिक डिजाइन के जरिए से रोजगार धीरे धीरे बढ़ रहा है। और सिल्क जो है, हम लोग पहले चाइना के पावरलूम पर लगता रहा, ना कि हैंडलूम पर। पावरलूम पर चाइना लगता रहा, पावरलूम बन करके पावरलूम पर टोटल नकली बनने लगा और हैंडलूम पर असली बन रहा है। तो हैंडलूम पर हम कल भी चाइना नहीं लगाते रहे, आज भी चाइना नहीं लगाते हैं। वाराणसी और आसपास के इलाकों में करीब 1 लाख परिवार हैं जो आज भी सोने चांदी के ब्रोकेड वाली, जरी के बारीक काम वाली या जामावार या जामदानी जैसी बेहतरीन साड़ियों को बनाने में जुटे हैं। पिछले 1.5 दशक में इन्होंने चीन से भारत आने वाले सस्ते रेशम और हैंडलूम के बजाय बिजली से चलने वाली पावरलूम मशीनों की चुनौती भी सही है। नतीजा, बनारसी साड़ियों की सालाना बिक्री बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। कंज्यूमर ने कुछ ही समय में ये समझ लिया कि ये नकली उत्पाद है, ये सस्ता उत्पाद है, ये नायलॉन का उत्पाद है, ये सिंथेटिक का उत्पाद है। और जब उसको पहनना शुरू किया तो उनके स्किन में प्रॉब्लम आने लगी, उनको चुनचुनाहट होने लगी। लोग कहते थे कि हमको ब्रांड की चीज चाहिए, हमको हैंडलूम की चीज चाहिए। और बीच में तो नुकसान इतना बड़ा हो गया था कि बुनकर काम छोड़ के चले गए और डिमांड जब बढ़ी तो बुनकर वापस लौटने लगे। आज की तारीख में स्थिति है कि ऑर्डर हैंडलूम की साड़ियों का ज्यादा है और उसमें बुनकर नहीं मिल रहे हैं। तो अब जो बुनकर मिल रहे हैं, अब वो अपनी मर्जी से दाम लेते हैं। वाराणसी से ज्यादा दूर नहीं है मिर्जापुर और भदोही जिले, जहां बुनकरी का अंदाज थोड़ा अलग है। यहाँ की ज्यादातर बुनकरी विदेशों में जाती है क्योंकि मुगलों के दौर से यहाँ नायाब कालीनें और दरियां बननी शुरू हो गई थी। मुश्किलें भी रही हैं, सरकारी मदद की, बिजली की और बदलती पसंद की। 56 साल के इस बुनकर ने पहले अंग्रेजी में मास्टर्स किया और गरीबी के चलते BHU से अपनी PhD पूरी नहीं कर सके तो 30 सालों से बुनकरी में है। बेटी को सिविल सर्विसेज की कोचिंग भी इसी आमदनी से कराते हैं। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हालात जिस तरह से बदलते हैं या डिमांड जिस तरह की आती है उसके अनुसार अपने आप को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कंप्यूटर के माध्यम से जो डिजाइनें बनने लगी उसमें बुनकरों को भी अपने आप को ढालना पड़ा। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने कारीगर इन नवीन डिजाइनों को नहीं जानते, वो ट्रेडिशनल थे। अब जो है बिल्कुल टेक्निकल होता जा रहा है। यहाँ पर काम करने वाले दर्जनों लोग हमें बता रहे हैं कि अब जो काम है, जो हैंडलूम्स हैं, वो पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रही हैं, उनमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। 2 चीज़ें साफ तौर पर दिखती हैं। पहली ये कि पिछले 10 से 15 सालों में जो यहाँ के निर्माता थे, जो यहाँ के काम करने वाले लोग थे, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को गले लगाया और पुरानी टेक्नोलॉजी को खुशी खुशी अलविदा कहा। और दूसरी बात ये कि कोविड के लॉकडाउन के बाद से जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई, बाहर से आने वाले ऑर्डर्स बढ़ गए हैं और अब यहाँ पर रोजगार भी बढ़ रहा है। 1 दशक पहले भारत के कॉर्पोरेट और दरी व्यवसाय को चीन से बड़ा झटका मिला था। सस्ते रेशम और कम दाम ने इंसानों के हुनर और उसकी सही कीमत को खतरे में डाल दिया था। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। अब एग्जांपल आप देखिए, ये है, दिस इज कॉल्ड मलबरी सिल्क, इस चाइना सिल्क जी। सो अब कार्पेट में हर तरह का मटेरियल यूज होता है। ये चाइना सिल्क है, दिस इज आर्टिफिशियल सिल्क। और ये बनता कहाँ है? चाइना सिल्क ये इंपोर्ट होता है।
ये बाहर से बाहर से आता है चाइना सिल्क। इंडियन सिल्क भी होता है जो इंडिया में होता है, जो बैंगलोर में हमको मिलता है, बैंगलोर से मिलता है, कलकत्ता से मिलता है, पर चाइना सिल्क इज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। और उसके बाद ये फिनिश प्रोडक्ट जो आप बना के देते हैं, चाइना ये क्यों नहीं कर पा रहा है? चाइना की जो फैक्ट्रीज है इट इज़ वेरी स्ट्रीमलाइंड। उन लोग जैसे अगर एक क्वालिटी बना रहे हैं तो उनकी फैक्ट्रीज वही एक क्वालिटी बनाती रहती है। हम लोग इंडिया में भदोही में सबसे बड़ा हम लोग का जो एडवांटेज है कि हम लोग बहुत डाइवर्स है। हमको आप कोई भी क्वालिटी दीजिए, हम कोई भी क्वालिटी बना लेते हैं। शायद यही वजह है कि भदोही मिर्जापुर इलाके में आज 1000 से ज्यादा एक्सपोर्टर हैं जो विदेशों में कीमती कालीनें और रग सप्लाई कर रहे हैं। क्षेत्र भर में करीब 30 लाख लोग इस हुनर से जुड़े हैं और बांग्लादेश सीमा पर बसे मालदा जिले तक से यहाँ आते हैं रोजगार के लिए। कालीन का काम भी करते हैं, 2 ठे बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, उनको स्कूल भेजना रहता है। जो गांव में थे तब भी ऐसे जैसे सबसे अपन हंसते बोलते, सबसे दोस्ती, यहाँ पे आए हैं यहाँ भी ऐसे बोलते हंसते। और जिस दिन नहीं आते उस दिन भी मन जैसे कि ये रहता है कि कब हम काम पे जाएं तो सब लोगों से बोले हंसे। ज्यादा पुरानी बात नहीं, सरकारें इस इलाके के बुनकरों का हाल बेहतर करने के वादे करती थीं। बुनकरों को भी लगता है कि उनके लिए सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन ज्यादातर इस बात से खुश भी हैं कि ऑर्डर और काम बढ़ते रहने से इन्होंने चीन जैसे देशों के आक्रामक बिजनेस मॉडल को फिलहाल पछाड़ रखा है। जैसे बायर्स डिमांड जैसे जैसे करते हैं उसी हिसाब से यहाँ के लोग बदल जाते हैं। दे चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम्स। जैसे चाइना में टफ्टेड कारपेट बनता था, बहुत ज़्यादा टफ्टेड कारपेट बनता था, अभी बनता है, कुछ कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ पे टफ्टिंग का काम शुरू हो गया। फिर यहाँ पे जो है हैंडलूम का भी एक वक्त आया, तो लोगों ने हैंडलूम की जो है वो इनोवेशन में उसके अंदर आ गए। अडेप्टेशन का बताया ना, यहाँ पे अडेप्टेशन बहुत जल्दी होता है, तो वो उसके वजह से सर्वाइव कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी, सस्ते विदेशी आयात और इंटरनेट पर खरीदारी की होड़ से हैंडीक्राफ्ट्स को समय समय पर चुनौती मिलती रही है, लेकिन पूर्वांचल के साड़ी और कालीन बुनकरों ने इस दौर में भी अपनी जगह और पहचान बनाए रखी है। नितिन श्रीवास्तव, BBC